एंगल ऑफ रिपोज इज ए मेथड टू मेजर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन बनाई है, दिस सेज, यहां पर एक बॉडी रखी है और ये इधर फोर्स mg लगा रही है, इस पर हमने एक एफर्ट लगाया, इधर अप्लाइड फोर्स, and when there is a intention of motion in this direction, there will be a friction which is opposing it in the opposite direction, friction on this side. Due to this mg, this body will react on it and give a force of reaction. The real force, the actual forces are mg downward and applied force in this direction. इन दोनों के रिएक्शन में कौन कौन पैदा हो रहे हैं? mg के रिएक्शन में r और अप्लाइड फोर्स F के रिएक्शन में फ्रिक्शन। ये दोनों रिएक्शनरी फोर्सेस है। ओके, ये दोनों रिएक्शनरी फोर्सेस का हमने रिजल्टेंट बनाया और ये रिजल्टेंट बना, दिस इज रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, लेट्स राइट इट एन। इस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनता है, दिस थीटा, व्हाट वी कॉल इट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब इस पे एक चीज देखिए, ये थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये वाला जो एंगल है फाई, ये फ्रिक्शन के साथ लगा हुआ है, इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों नहीं बोलते? थीटा को क्यों बोलते हैं? क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है? अगर नहीं आया है तो अच्छी बात नहीं है, आना चाहिए। और हम भी ये सोचते हैं कि इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं। तो देखिए, ये वाला वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल रिएक्शन। ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू को हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू दो सरफेस के बीच में इससे ज्यादा होती है तो हमारे डायग्राम में क्या डिफरेंस आ जाएगा? दिस विल बिकम लॉन्गर। इतना फ्रिक्शन है। अब हमने फिर से ये डायग्राम को रीड्रॉ किया तो यहां पर बना पैरेललोग्राम और ये रहा रिजल्टेंट। कौन सा एंगल बढ़ गया? थीटा एंगल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने फ्रिक्शन को बढ़ा दिया। अगर फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा ये, तो ये थीटा कैसा हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन को छोटा करके देखिए, अगर फ्रिक्शन यहीं तक आता है, छोटा सा फ्रिक्शन है, तो ये रिजल्टेंट आया, थीटा कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो जब फ्रिक्शन बढ़ता है तो कौन सा एंगल बढ़ता है? थीटा की अल्फा? थीटा या फाई? थीटा बढ़ता है। और जब फ्रिक्शन कम होता है तो कौन कम हो रहा है? थीटा। तो फ्रिक्शन का साथी कौन है? फाई की थीटा? थीटा। दैट रिप्रेजेंट्स फ्रिक्शन। इसलिए ये वाला एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये नीचे वाला एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता। ओके, दिस इज वन थिंग दिस वी हैव डन। एंड ये जो हम लोगों ने किया है, ये प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते। नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज फ्रिक्शन एंड this is angle of friction. It is only a theoretical calculation. और यहां पर हमने निकाला था टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा is perpendicular upon base. What is perpendicular? Equal to friction, and base is normal reaction. Friction upon normal reaction. और ये डेफिनेशन हम किसकी बना चुके हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया। इसके बाद हम लोगों ने एक दूसरी केस स्टडी की थी, दैट वाज इंक्लाइन। ये अगर एक इंक्लाइन का एंगल है अल्फा इन सच ए वे दैट इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, बिल्कुल ये फिसलने ही वाला है। अगर अल्फा को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोकता है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ, अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। ये फ्रिक्शन हो गया। और ये फोर्स जो इसको नीचे ला रहा है, इस फोर्स के बारे में हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये कितना होता है?
This angle is alpha because this is alpha. This we have done many times. And this is mg. This is mg cos alpha. And this is mg sin alpha. और mg sin alpha को अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन, राइट? और mg cos alpha को कौन अपोज करता है? रिएक्शन। इसके बाद के दो इक्वेशन आपने लिखे और दो इक्वेशन लिख के आपने क्या प्रूव किया था? n alpha is equal to friction upon reaction, that is equal to mu. Friction upon reaction, this is equal to mu, and mu is equal to tangent of theta. Tangent of theta. Now tan alpha is equal to tan theta. What does it mean? Alpha is theta. अल्फा थीटा के बराबर होता है, उसके लिए आप दूसरे शब्द यूज कर सकते हैं, अल्फा ही तो थीटा होता है। तो जिस एंगल पर कोई चीज ऐसा स्लिप होना शुरू हो जाए वही एंगल क्या होता है? उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया, राइट? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहां पर घुसकर हम लोग नहीं निकाल सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके कैलकुलेशन के मेथड्स अलग है, ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है। क्या हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब एक और चीज समझिए, यहां पर ये क्या है? फ्रिक्शन, और ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें और ऐसे डिवाइड करें तो हम क्या निकाल सकते हैं? टेंजेंट थीटा, उससे हम थीटा भी निकाल सकते हैं और हम उससे म्यू भी निकाल सकते हैं। ये कैसे करते हैं प्रैक्टिकली? तो प्रैक्टिकली करने का तरीका समझिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। ये हो जाने के बाद में आपको बहुत कन्वीनियंट लगेगा। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने ये बॉडी रखी है और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन, कितना? तो हम क्या करते हैं? यहाँ फोर्स लगाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन और ये बॉडी नहीं चली। क्यों नहीं चली? इंटेंशन ऑफ मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया। किस तरह? अगर ये हमने 1 न्यूटन लगाया तो ये फ्रिक्शन भी कितना होगा? 1 न्यूटन, नॉट मोर देन दिस, राइट? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने इसको लगाया 5 न्यूटन, अभी भी ये नहीं चला और फ्रिक्शन कितना हो गया? ये फ्रिक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। कि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, उसने अपने आप को न कर लिया। इस समय फ्रिक्शन कितना है? 5 न्यूटन। जैसे ही हमने 5.1 किया, यानी 5 को क्रॉस किया, ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब 5 न्यूटन का फ्रिक्शन कैसा है? लिमिटिंग, राइट? लेकिन 5 न्यूटन के फ्रिक्शन का हमने मेजरमेंट कैसे किया कि 5 न्यूटन इसका फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन 5 न्यूटन, तो इसका मेजरमेंट हमने इससे किया। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जैसे ही हम 5 को क्रॉस करते हैं, ये बॉडी मूव होनी शुरू हो जाती है। इससे क्या प्रूफ होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 5 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को नापने के लिए हम यूज किसको करते हैं? अप्लाइड फोर्स, ठीक है? ये वही चीज है, मैंने आपको बताया था, बैलेंस वाला, तराजू वाला, राइट? तो इससे हम इसका पता लगा। सो दिस इज मेथड हाउ वी कैलकुलेट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किससे कैलकुलेट किया जाता है? अप्लाइड फोर्स से। लेकिन अप्लाइड फोर्स कहां तक हमको हेल्प कर सकता है फ्रिक्शन निकालने की? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अगर हमने यहां 5 नहीं लगाया, 2 लगाया, तो फ्रिक्शन कितना है? 2, दैट्स राइट, बट दैट इज नॉट लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये तरीका हो गया फ्रिक्शन निकालने का। अब इसका वेट हमने लिया, इसका वेट है mg, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, इसका वेट mg है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी?
R इज इक्वल टू mg। अब अगर हमको इससे फ्रिक्शन पता चल चुका है, इससे हमको R पता चल चुका है, तो हमने दोनों को ऐसे सेट कर दिया, FR अपॉन R। FR अपॉन R क्या होता है? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। तो थीटा क्या हुआ? tan इनवर्स FR upon R। This is one method to calculate angle of friction। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम कैसे निकाला करेंगे? ये जो फ्रिक्शन अपॉन R है, फ्रिक्शन को हम किससे निकालेंगे? अप्लाइड फोर्स। R को किससे निकालेंगे? वेट, वेट ऑफ द बॉडी। कब? जब वो हॉरिजॉन्टल स्टेट में है। ओके, तो इस तरह से अब आप मुझे बताएंगे, यहां पर हमने एक पुली लगाई, यहां पर एक बॉडी लगाई और ये इसको लगता है, इसका वेट है 10 kg। यहां पर हम फोर्स को बढ़ाते चले गए, 1 2 3 4 5 6। जब यहां जाके हमने 10 kg किया तो हम क्या देखते हैं? ये खिसकना शुरू हो गया। इट हैज स्टार्टेड स्लाइडिंग व्हेन दिस इज 10 kg। ओके, तो स्टार्ट व्हेन दिस इज 10 kg। तो आप बताइए इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल के बताइए और म्यू की वैल्यू भी बताइए, दोनों चीजें कैलकुलेट करिए। यहां पर ये वाला जो कन्वर्शन हम कर रहे हैं, इसमें आपको केयरफुल रहना जरूरी है, और यहीं पर आप स्लिप करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या दूसरी तीसरी चीजों में, वो कंडीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। हमने ये चीज को रख लिया कि फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स, और R किसके बराबर है? mg। अब मैंने यहां पर बोला कि अप्लाइड फोर्स हमने लगा दिया है 8 न्यूटन एंड द बॉडी इज मूविंग। 8 न्यूटन लगाने से अगर बॉडी मूव कर रही है, कैन वी फिट 8 न्यूटन हियर? आंसर इज नो, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स किस कंडीशन में है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, तभी ये अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट हो सकता है, सिर्फ इसी केस। और अगर हमने ये लगाया ए बॉडी हैज बीन अप्लाइड विद 8 न्यूटन एंड इट इज इन मोशन, तब गया, तब हम उसको एज ए फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? ये कंडीशन आपको याद रखनी है, एक चीज। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन को हमने क्या लिखा है? mg। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने आपको 3 केस बताए थे। mg सिर्फ एक ही केस में होता है। किस केस में होता है? व्हेन द बॉडी इज हॉरिजॉन्टल। अगर बॉडी इंक्लाइंड है तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा हो जाता है। अगर बॉडी ऐसी वर्टिकल है तो इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हो जाता है। अलग अलग केस है। तो इस केस में ये कब लेना है हमने? जब ये हॉरिजॉन्टल। तो ये प्रिकॉशन आपको लेनी है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर केस के लिए ये लिमिटिंग और ये वाला हॉरिजॉन्टल, तभी ये दोनों चीज लगी। ओके, ये कैलकुलेशंस हो गई। अच्छा, अब इसके बाद बाकी आपने कैलकुलेशन की हुई है। अगर म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी तो हमारा अप्लाइड फोर्स भी कम होता जाएगा। ये पहले कर चुके हैं मेरे अंदर। फिर से देखिए, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने ये बॉडी रखी है एंड दिस हैज ए मास ऑफ 100 kg, 100 kg, और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.3। तो हमें यहां कितने केजी फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट इट शुड स्लाइड। और इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओरल बनाइए।
फोर्स कितना लगाना पड़ता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगाना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर, और आर किसके बराबर होता है? वेट mg। अब बताइए म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3। आर की वैल्यू कितनी है? 100 kg। म्यू इंटू आर कितना हुआ? 30 kg। तो यहां कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको? 30 kg, और ये चीज मूव होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो फोर्स हम लगाते हैं ये कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करता है? म्यू एंड आर। दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एंड आर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। There is a body of 100 kg and we go on increasing this weight. When this weight becomes 30 kg, or let me say when this becomes 40 kg, then only it starts moving. तो म्यू की वैल्यू बताइए। 0.4। समझ में आ गया? तो इसके लिए आपको लिखा पढ़ी करने की कुछ जरूरत नहीं, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि म्यू कैसे निकालना है, दिस अपॉन दिस। और फ्रिक्शन कैसे निकालना है? म्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये इसकी कैलकुलेशन हो गई फ्रिक्शन की, म्यू की। अब इससे अगर हम ये निकालेंगे, इस क्वेश्चन को अब मैं इस तरह से करता हूं कि ये वैल्यू 100 kg है, ये 40 kg है। हमने इस वेट को पूरा हटा दिया, इस वेट को उठा के इस टेबल को ऐसे उठा दिया, उठाने से ये ऐसे इंक्लाइन होता चला गया, ये ऐसा। कितने एंगल पर जाकर ये स्लाइड होना शुरू हुआ? व्हाट इज माय क्वेश्चन? फिर से सुनिए। देयर वाज ए बॉडी ऑफ 100 kg. When we apply a force of 40 kg, it starts sliding. Second part, we remove this 40 kg weight and increase the level of the table so that it becomes an incline. Up to which angle we will have to rise it so that it starts sliding. कैसे करोगे? अभी अभी आपने किया है इसको, सोचो सोचो। Yes, very good. Tangent of tan inverse of, और वो कितना होगा? 0.4। म्यू की वैल्यू आपने निकाली। ये जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू किसके बराबर होता है? और फ्रिक्शन अपॉन आर म्यू, ये आप पहले निकाल चुके हैं। फ्रिक्शन अपॉन आर किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स इन लिमिटिंग केस डिवाइडेड बाय, नहीं उल्टा शुरू करिए। अप्लाइड फोर्स कितना था? 40, वेट कितना था? 100, तो ये कितना बन गया? 0.4। ये 0.4 बना, क्या चीज? म्यू। म्यू अगर 0.4 है तो tan अल्फा शुड बी 0.4, एंड व्हाट शुड बी अल्फा इक्वल टू? tan इनवर्स 0.4। इतने एंगल तक इसको उठाएंगे तो ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। ये हमने दोनों को जोड़ दिया, पहले वाले क्वेश्चन को और दूसरे वाले क्वेश्चन। इज इट क्लियर? इस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, और इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आएंगे, दैट विल मेक वन बाय वन। ओके, अब इसके बाद हम एक अगली सिचुएशन लेते हैं। एक इंक्लाइन पर हमने एक वेट को रखा और उसके एंगल को इंक्रीज किया। दिस theta. This force acts in this direction, mg, and this is theta. This component is mg cos theta, and this component is mg sin theta. तो mg के ये दो कंपोनेंट हो गए। अब इसमें इस इंक्लाइन पर इस बॉडी को स्लाइड कराकर नीचे लाने की जिम्मेदारी किसकी है?
mg cos थीटा की या mg sin थीटा की? mg sin थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन करना है और इस डायरेक्शन में मोशन करने के लिए इस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। तो mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग इट हियर। sin थीटा की वैल्यू 0 में 0 और 90 डिग्री में फुल 1 ऐसी होती है। दैट मीन्स अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे तो sin थीटा बढ़ेगा, अगर sin थीटा बढ़ेगा तो ये पूरा फोर्स बढ़ेगा। थीटा को बढ़ाने से पूरा फोर्स बढ़ता है। थीटा को कैसे बढ़ाएंगे? इसको ऐसे उठाते जाएंगे। जब हम इसको उठा रहे हैं तो मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं? थीटा को इंक्रीज। फोर्स में हम क्या कर रहे हैं? फोर्स को इंक्रीज। इस तरह से इंक्लाइन का एंगल बढ़ाने का फिजिकली मतलब क्या है? फोर्स को इंक्रीज करना। समझ आया? तो कई बार किसी स्टूडेंट के मन में ये बात आती है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रुका हुआ है और ऐसा करने से फिसल जाता है। क्यों फिसलता है? तो आंसर है क्योंकि हमने फोर्स बढ़ा दिया। तो आप सोचेंगे फोर्स कैसे बढ़ा दिया? ये उसकी कैलकुलेशन। फोर्स हम कैसे बढ़ाते हैं? when we increase theta, sin theta increase, and when sin theta increase, then this component of the force increase. ऐसे हम फोर्स को बढ़ाते हैं। अच्छा, फोर्स को बढ़ाने से क्या होगा? वही सीक्वेंस होगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये फोर्स का इंटेंशन क्या है? इसको इधर खींच के लाने का, और उस इंटेंशन को हमेशा कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन। सो देयर विल बी फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शन ये इस डायरेक्शन में लगेगा और mg sin थीटा को अपोज करेगा। अब मान लीजिए ये फ्रिक्शन में ये ऑटो एडजस्टिंग है, इसने अपनी वैल्यू mg sin थीटा के बराबर कर ली, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खड़ा रहेगा अपनी जगह। हमने इसको इधर खिसकाना है, स्लाइड करना है, फोर्स को बढ़ाना है। फोर्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इंक्लाइन को और ऊंचा कर देंगे। थीटा को हमने बढ़ा दिया, इसकी वैल्यू जो पहले 2 न्यूटन होती थी, थीटा बढ़ाने से 3 न्यूटन हो गई। अब भी ये इधर नहीं खिसक रहा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने भी अपने को बढ़ा दिया। ऐसा करते करते कौन सी चीज आ जाएगी? वो वाला केस आ जाएगा जो अभी हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। उसमें वो चीज नीचे आ गई, उस समय लिफ्टिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो यहां पर जो थीटा है ये एंगल ऑफ रिपोज से कम। अगर ये रिपोज से कम है तो ये फोर्स भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। अब बात ये है कि हम यहीं पर रखते हैं, यही इंक्लाइन है और हम इसको स्लाइड करना चाहते हैं नीचे। क्या तरीका है? तो आंसर है इसमें हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। इसके कारण ये नीचे स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो बताइए वो फोर्स हमको नीचे लगाना पड़ेगा कि ऊपर लगाना पड़ेगा? नीचे लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स हमने यहां F। सो व्हाट इज दिस? फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड डाउन ए बॉडी डाउन द इंक्लाइन। ये फोर्स लगाया और इस फोर्स को हम धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। एक मौका ऐसा आएगा कि ये जस्ट यहां से मूव होना शुरू हो जाए। उस समय हम एक इक्वेशन बना सकते। उस इक्वेशन में एक तरफ कौन रहेगा बताइए? नीचे वाले फोर्सेस और एक तरफ ऊपर वाले फोर्सेस। उस समय वो इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद अगर हम इस फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये एक्स्ट्रा फोर्स नेट फोर्स बन जाएगा और ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। वो सिचुएशन नहीं है। हम क्या चाहते हैं? जस्ट खिसकना शुरू हो। तो उस समय हमारा इक्वेशन क्या बनता है? mg sin थीटा प्लस फोर्स। ये किधर लगा? इस तरफ। इधर ऊपर की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ये हो गया। तो ये फोर्स डाउनवर्ड, ये कितना हुआ? फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन किसके बराबर होता है?
म्यू इंटू आर। यहां पर बताइए आर किसके बराबर है? mg cos theta. So this we can write as mu into mg cos theta, और ये इधर चला जाएगा माइनस mg sin this. F, so this is what? Minimum force to bring down. Minimum force to bring down. ये नोट कर लीजिए। ये वाली सिचुएशन देखिए, अभी हम ये यहां पर बॉडी खड़ी है, अपने आप नीचे नहीं आ रही। यहां पर हम क्या कोशिश कर रहे थे? नीचे लाने के लिए फोर्स लगा रहे थे, और नीचे लाने के लिए कम से कम इतना फोर्स हमको लगाना पड़ता है। अब हम इस बॉडी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ऊपर ले जाने के लिए फोर्स भी किधर लगाएंगे? ऊपर। ये हमारा अप्लाइड फोर्स। कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ये बॉडी ऊपर चली जाए, ये हमको निकालना। तो यहां पर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि जब ये बॉडी मूव करने का इंटेंशन बनाती है तो उस इंटेंशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन पैदा होता है। अब बताइए, बॉडी के मूव करने का इंटेंशन किधर है? नीचे की ऊपर? ऊपर। तो फ्रिक्शन किधर बनेगा? नीचे। तो यहां पर अब हम फ्रिक्शन बनाएंगे। देखिए, यहां फ्रिक्शन किधर बना था? इस तरफ। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंशन किधर था जाने का? नीचे। ये बॉडी नहीं चल रही है, ये बॉडी भी नहीं चल रही, दोनों नहीं चल रही, लेकिन इंटेंशन इसको किधर ले जाने का है? नीचे, और इसको इंटेंशन किधर ले जाने का? ऊपर। ठीक है? तो जब इसका इंटेंशन ऊपर जाने का है, इधर हमने फोर्स लगाया है, तो फ्रिक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। तो ये फ्रिक्शन इधर आ गया, बिकॉज इंटेंशन ऑफ मोशन इज अपवर्ड। तो कितना फोर्स हमको चाहिए कि ये यहां से मूव करें? तो आंसर है, जैसे ही वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेगा, हमारा फोर्स इसको काउंटर करेगा, दोनों के बराबर हो जाएगा, उसके बाद वो ऊपर खिसकाना शुरू कर। तो वो फोर्स कितना होगा? तो आंसर है, फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा plus force of friction. This is equal to mg sin theta plus mu into r. r कितना होगा? mg cos theta. This is the minimum force required to push it down.
कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आया? इस तरह से हम अप्लाइड फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी में आगे जाके एक क्वेश्चन हमसे और पूछा जाता है, तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, और अगर आप समझ सके तो बहुत अच्छा है। ये यहां पर खड़ा है, इधर ध्यान दीजिए, नीचे की तरफ हमने फोर्स लगाना शुरू किया। 1 न्यूटन नहीं चला, 5 न्यूटन नहीं चला, 6 न्यूटन लगाया तो ये चलना शुरू हो गया। तो नीचे की तरफ 1 से लेके 6 तक कितना भी फोर्स लगाएं ये नीचे नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ हमने फोर्स लगाना शुरू किया। ऊपर की तरफ जब हमने फोर्स लगाया तो 1 लगाया नहीं चला, 6 लगाया नहीं चला, 10 लगाया, तब जाकर ये खिसकना शुरू हुआ। तो ऊपर की तरफ 10 तक करते हैं तब तक ये नहीं खिसकता है। नीचे की तरफ 6, ऊपर की तरफ 10, तो इस -6 से लेके +10 के बीच अगर हम कोई भी फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं मूव करेगी। क्यों? -6 से इधर होना चाहिए ज्यादा, या +10 से इधर ज्यादा होना चाहिए। तो -6 to +10 कितना बड़ा रेंज होता है? दैट इज 16। 0 से 6 नीचे है और 0 से 10 ऊपर है, तो रेंज कितना हो गया? 16। तो क्वेश्चन सुनिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ फोर्स फॉर दिस बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट? आंसर 16 न्यूटन। कहां से कहां निकाला? यस, ये रहा -6 और ये रहा +10। अब इसी रेंज को अलजेब्रिक फॉर्म में हम कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं आप सोचो, मैं उसका रिजल्ट लिख देता हूं। रेंज ऑफ फोर्स for which body will not move थोड़ा प्रोसेस देखिए, ये मैथमेटिकल प्रोसेस जरा कॉम्प्लिकेटेड है। सुनिए, ये नंबर लाइन है और ये है 0 +10 और ये है -6, तो रेंज कितना हुआ? ये तो आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। अलजेब्रिकली हमने कैसे किया? हमारे पास एक नंबर है 10, ये वाला, ठीक है। एक नंबर है 6, ये वाला। तो हमने इसमें से किसको माइनस करना है, इसका साइन चेंज करना है। इसमें से 6 को माइनस, लेकिन 10 - 6 क्या होता है? 4। तो आपको 6 को माइनस नहीं करना, किसको माइनस करना है? -6 को माइनस करना। तो पहला काम हमारा क्या है? 6 को क्या बनाओ? माइनस। फिर दूसरा काम क्या है? 10 माइनस माइनस, ये मिलाकर क्या हो गया? 10 + 6, ये करना है। तो ये दिख रहा है, इन दोनों को उठा के ऐड कर, तो इसको और इसको ऐड करोगे तो कौन कैंसल हो जाएगा? यस, -sin थीटा + sin थीटा कैंसल हो गए। तो हमारा आंसर क्या आया? This is range of the force. For this range, the body will not move. कैसे आया? समझ आ गया?